Welcome back to Intelligent Guidance Program lecture series, lecture number 2. Here we are discussing few basic elements which are must. These are like quick lecture series जो 10-15 मिनट के lectures होंगे. आइडिया ये है कि व्हेन यू कम फॉर द मॉक इंटरव्यू एटलीस्ट ये बेयर मिनिमम अगर आपका कवर हो रखा है, अगर ये आपने पहले ही प्रिपेयर कर लिया है, तो यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द एस्टीम पैनलिस्ट. ये बेसिक है जो आपको करना ही है फॉर इंटरव्यू, एक्चुअल इंटरव्यू. ये बेयर मिनिमम है. दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज अपॉन. इसको आपको पढ़कर ही जाना है, इसके बियॉन्ड जो भी आप पढ़ोगे वो आपका बोनस है. बट दीज एरियाज आर फ्यू वेयर यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड. ठीक है. सो हम पहले तो समझते हैं कि ऐसे कॉमन टॉपिक्स कौन से हैं विच यू कैन प्रिपेयर एंड यू शुड प्रिपेयर. फर्स्ट इज आसाम इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल चैलेंजेस. आसाम के कुछ पेक्यूलर इकोनॉमी एंड डेवलपमेंटल चैलेंजेस है. दीज आर वेरी पेक्यूलर टू असम. तो इसको जब आप पढ़ाई करोगे, व्हेन यू विल बी प्रिपेयरिंग दीज एरियाज, व्हाट यू शुड बी फोकसिंग ऑन. फर्स्ट, एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी. आसाम एज अ स्टेट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. उसके जो बेसिक डेटा पॉइंट्स है, मतलब स्टेट जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना रोल है, अप्रोक्सीमेट, इफ नॉट एग्जैक्ट एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट. उसमें फिशरीज या जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज का कितना रोल है, वैल्यू एडिशन कितना, थोड़ा बहुत, अगर आप एग्जैक्ट डेटा याद नहीं रखना है बट थोड़ा बहुत अगर आपको याद रह जाए तो वेल एंड गुड. फिर व्हाट इज द रोल ऑफ टी इकोनॉमी. एवरीबडी नोज आसाम फॉर इट्स टी. इट इज रिनाउंड वर्ल्ड ओवर, दुनिया में फेमस है. तो उसका इकोनॉमिक में रोल क्या है, व्हाट इज इट्स रोल इन एक्सपोर्ट, व्हाट इज इट्स रोल इन फॉरेक्स रिजर्व, थोड़ा डेटा इसका जरूरी है. You should have some idea about MSME sector in Assam. Okay, especially अगर आप जो हैंडीक्राफ्ट वाली जो इंडस्ट्री है या जहाँ पे GI टैग मिला हुआ है, ऐसे जो एरियाज है, इफ यू फोकस ऑन दीज स्पेसेस देन यू विल सी कि देयर इज अ ह्यूज रोल टू बी प्लेड बाय द MSME सेक्टर. सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकते हो. इनके बारे में आप अगर इनपुट्स लेकर आते हो तो दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंटल अंदर ही यू नीड टू स्टडी वेल द फ्लड इरोजन साइकिल. जो हर साल फ्लड्स आते हैं उसका इरोजन साइकिल को आपको पढ़ना जरूरी है. एंड व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैटेगोरिकली क्या होता है. इसमें आप पॉजिटिव साइड भी बोल सकते हो एंड नेगेटिव साइड भी. नेगेटिव साइड इज समथिंग दैट यू विल हैव टू स्टडी एंड फिगर आउट विथ सम फैक्ट्स एंड डेटा. एट द सेम टाइम पॉजिटिव साइड भी रखना है, मतलब रिन्यूएशन ऑफ फर्टाइल सॉइल, खादर भांगर जो आपने पढ़ा हुआ है, उसकी यूटिलिटी एग्रीकल्चर में कितनी है, ये आपको अच्छे से समझना है. थर्ड, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, you have to have some information about employment structure in Assam. कितना सेक्टर में कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, किस सेक्टर में कम एम्प्लॉयमेंट है, कौन सा सेक्टर में आप ग्रोथ देख रहे हो. फॉर एग्जांपल मोरीगांव में जागी रोड के पास में जब अब सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री सेटअप हो रही है, सो व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट इज़ गोइंग टू हैव ऑन द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर. कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपके पास होना नेसेसरी है. ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपके पास है तो दैट इज वेरी गुड. देन माइग्रेशन. माइग्रेशन के बारे में आप थोड़ा समझिए. फॉर एग्जांपल कुछ नुआंस चीज़ है. अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको शायद पता होगा कि गोवा जैसे जो टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे बहुत सारे रेनाउंड कुक्स है जो खाना बनाते हैं ना, शेफ, वो आसाम से है. स्पेशली जो फिश के जो कुजिन्स है उसमें आसाम के शेफ बहुत फेमस है गोवा में. तो इस तरीके के जो स्पेसिफिक नुआंस चीज़ है इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन और द स्किल गैप्स, ये आपको हेल्प करेंगे. अगर इसका डेटा अगर आप गैदर कर पाते हो, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हो, तो इट इज़ गोइंग टू ऐड अ रियल वैल्यू टू योर आंसर्स. सो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल साइकिल, इसमें आप फिर जो
आसाम का रिसेंटली जो इवेंट हुए थे, जो डिफरेंट डिफरेंट आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं प्रोग्राम्स, बिजनेस मीट्स होती है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस लीडर आते हैं, उसके बारे में थोड़ा आप इनपुट्स लेकर रखिए, उसके बारे में थोड़ा डेटा कलेक्ट करके रखिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज नाउ फ्लड इरोजन एंड aligned or related things from the perspective of disaster management. पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा, अब डिजास्टर मैनेजमेंट में ये बेसिक एरिया जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है. यू हैव टू प्रिपेयर. फर्स्ट जो फ्लड डायनामिक्स है ब्रह्मपुत्रा के एंड आसपास के रिवर के, कपुले रिवर हुआ या एवरी अदर रिवर, जो स्पेशली अगर आपके डिस्ट्रिक्ट से कोई रिवर गुजरती है, इफ योर विलेज और योर टाउन इज लोकेटेड नियर बाय सम रिवर, तो उसका फ्लड डायनामिक्स के बारे में थोड़ा पढ़कर रखिएगा आप. दैट विल ऐड वैल्यू. सेकेंड इज द structural versus non-structural measures that have been taken by the government and by the society to deal with the flood dynamics in your area in particular and in overall Assam in general. Then when you are talking about the disaster management, you have to be well versed with the role of SDMA, that is State Disaster Management Authority, NDMA, then community participation, volunteers, role played by the volunteers. अगर आपको कोई एक या दो अच्छे एग्जाम्पल्स पता है जहाँ पे लोकल वॉलंटियर्स हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली इन डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये एक दो एग्जाम्पल आप अपने पास रेडी रखिएगा. यहाँ पे मतलब व्हेन व्हाई दिस प्रिपरेशन ऑफ दिस एरिया इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस एरिया से जो इंटरव्यू पैनलिस्ट है, जो बोर्ड है, उनको पता चलता है कि आपके पास ब्यूरोक्रेटिक रियलिज्म कितना है. ब्यूरोक्रेटिक आइडियलिज्म एक होता है और एक ब्यूरोक्रेटिक रियलिज्म होता है. आइडियलिज्म की सब अच्छा अच्छा जो आप करना चाहते हो वो, एंड ब्यूरोक्रेटिक रियलिज्म इज आप अच्छा अच्छा करोगे बट आप जो लिमिटेशंस है, जो रिसोर्स क्रंच है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने पर ज्यादा फोकस करोगे, राइट. तो ये ब्यूरोक्रेटिक रियलिज्म आपके आंसर से रिफ्लेक्ट होना चाहिए व्हेन यू प्रिपेयर फ्रॉम दीज एरियाज. द क्वेश्चंस, व्हेन द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दीज एरियाज, आपके आंसर शुड रिफ्लेक्ट द ब्यूरोक्रेटिक रियलिज्म एंड लोकल, जो लोकल एरिया है उसका अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट होना इज अ नेसेसिटी. द थर्ड एरिया इज द रोल ऑफ असम in India's foreign policy और नॉर्थ ईस्ट का रोल इन इंडिया जनरल एक्ट ईस्ट पॉलिसी. तो इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़िएगा. यू कैन कवर द एरियाज लाइक कनेक्टिविटी, रोड, रेल, वाटरवेज, कैसा ये कंट्रीब्यूट कर रहा है. देन ट्रेड, कल्चर, सिक्योरिटी डायमेंशंस. एज यू आर अवेयर के असम शेयर्स इज बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री विथ एवरी अदर स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट, है ना. तो किसी भी स्टेट, बीट नागालैंड, बीट मणिपुर, बीट मिजोरम, बीट त्रिपुरा, बीट मेघालय, कोई भी स्टेट से अगर कोई फॉरेन इलीगल इमिग्रेंट एंटर करता है, सो सम और द अदर टाइम ही विल ट्राई एंड एंटर इन असम फ्रॉम द लार्जर नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव एंड because of the sensitivities involved around the border region. आपको सिक्योरिटी के डायमेंशन से इलीगल इमिग्रेशन का एस्पेक्ट स्टडी करना जरूरी है. यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ रैशनल ओपिनियन. यू कैन ऑल्सो स्टडी द आसियान लिंकेज एंड बॉर्डर मैनेजमेंट एस्पेक्ट. आसियान लिंकेज क्यों? क्योंकि सार्क जो इंस्टीट्यूशन था वो यूजलेस हो चुका है फ्रॉम द फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव. कंप्लीट एम्फेसिस हैज बीन शिफ्टेड टू बिम्स्टेक एंड along with बिम्स्टेक आसियान इज रियली इंपॉर्टेंट. बिम्स्टेक में कनेक्टिंग कॉरिडोर इज नॉर्थ ईस्ट, बट बिम्स्टेक में जो कंट्री है म्यांमार, दैट इज आर कनेक्टिंग पार्टनर विद आसियान. तो उसमें नॉर्थ ईस्ट का क्या रोल होगा, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा, पढ़िएगा. Next dimension is society, culture and identity of Assam. For example, I remember asking a basic question. I do not sit on interview panel. मैं
इंटरव्यू के पहले काउंसलिंग के आसपास अगर कुछ बच्चों को कुछ डाउट है तो वहाँ पे मैं इंटरेक्ट करता हूँ. तो उस इंटरेक्शन के दौरान आई हैड ऑब्जर्व वन थिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड द जेंटलमैन, द एस्पायरेंट, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असम. असम का मीनिंग क्या है? तो ही सेड असम मीन्स अनइवन. बेसिक है ना ये. ऐसा आंसर दोगे गलत तो कैसे चलेगा? असम डज नॉट मीन अनइवन. व्हाट असम मीन्स इज अनपैरेलल. अनइवन का मतलब टोपोग्राफी में होता है कि कुछ ऊपर नीचे मैदान है, पहाड़ है, ये सब कुछ है. लेकिन अनपैरेलल का मतलब होता है कि नॉट जस्ट टोपोग्राफी बट फिलोसॉफी, कल्चर, ट्रेडिशंस, सेलिब्रेशंस, लोगों की सोच, इन सारे चीज़ों में हार्मनी, इसके जैसा कोई और है ही नहीं. दैट इट मीन्स टू बी अनपैरेलल्ड. इसके जैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में. दैट इज अनपैरेलल. अनइवन टोपोग्राफी होती है, अनपैरेलल एग्जिस्टेंस होता है. तो असम का एक्चुअल मतलब है अनपैरेलल, और उन्होंने कहा कि अनइवन. अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना. सो इसीलिए कुछ बेसिक चीज़ें बहुत क्लियर रखिएगा इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, कल्चर, आइडेंटिटी ऑफ असम. इन जगहों पे कुछ चीज़ों को आपको कंसाइजली प्रिपेयर करके रखना है, जैसे कि एथनिक डाइवर्सिटी कैसी है, ट्राइबल इश्यूज असम में क्या क्या फेस होता है, फिर वो स्पेसिफिक रीजन के ट्राइबल इश्यूज हो, किसी स्पेसिफिक ट्राइब की इश्यूज हो, अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक ट्राइबल इश्यूज है तो उसके बारे में आपको प्रिपेयर करना है. देन अबाउट लैंग्वेज, कल्चर, वैष्णवाइट ट्रेडिशन. वैष्णवाइट ट्रेडिशन तो असमीज आइडेंटिटी के खून में बसा हुआ है, राइट. तो ये वैष्णवाइट ट्रेडिशन, कल्चर एंड लैंग्वेज, इसके बारे में आपको प्रिपेयर करना जरूरी है. फॉर एग्जांपल, इफ समबडी इज अ प्रोफेशनल डांसर, अगर वो होत्रिय पढ़ा है किसी फीमेल कैंडिडेट ने, तो आपको उस डांस के बारे में कुछ नुआंस चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है. मतलब लास्य एलिमेंट क्या होता है, तांडव एलिमेंट क्या होता है. लास्य एलिमेंट आपके फ्लूइड, नॉन जर्क मूवमेंट पे रिफ्लेक्ट होता है, वेर एज मैस्कुलिन या तांडव एलिमेंट जो वो जर्क, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी, लार्ज साउंड, यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है. ये बेसिक चीज़ है. अगर आप डांसर हो तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होने एक्सपेक्टेड है. सो यू शुड बी फोकसिंग on these dimensions as well when it comes to society. Now, this is probably the most important dimension जहाँ पे आपका opinion check किया जाएगा. Integration of different societies versus identity assertion. What do you think about these? ये opinion frame होगा. अब मैं आपको एक personal example देता हूँ. जब गणेश चतुर्थी थी तब मैंने असम में एक ऐसा एरिया जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करती, वहाँ पे तिरुपति बालाजी का मंदिर देखा. उस तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो पुजारी थे वो बिहार से थे, और मंदिर जो ट्रस्ट था वो तेलुगु स्पीकिंग ट्रस्ट का मंदिर था. उस मंदिर में गणेश जी की पूजा हो रही थी और जो गाने बज रहे थे वो मराठी सॉन्ग बज रहे थे. आप मुझे बताइए कि इंडिया में ऐसे कितने जगह होगी जिसमें आपको इतना कल्चरल असिमिलेशन एंड हार्मनी दिखाई देगा. इट इज़ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन. आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको कोट करिए या इससे कुछ समझिए. मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आपने जो आसपास देखा है, जो ऑब्जर्व किया है, वहाँ पे आपको इंटीग्रेशन वर्सेस आइडेंटिटी असर्शन, क्या ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है? कैन यू नॉट गेट इंटीग्रेटेड एंड ऑल्सो हैव योर ओन आइडेंटिटी? इसके बारे में थोड़ा सा ओपिनियन आप फ्रेम करिएगा. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे बोर्ड को असेस करने को मिलता है कि आप कितना बैलेंस्ड हो, आपका आर्टिकुलेशन जो है, एक्सप्रेशन जो है, जो थॉट स्ट्रक्चरिंग है, वो कितना नॉन पॉलिटिकल है, अनबायस्ड है, नॉन पार्टिसनशिप है. ऑलराइट, सो इट रिफ्लेक्ट्स द बैलेंस्ड पर्सनैलिटी. So see you in the next lecture. We'll talk about few more topics in detail.